मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताते हुए उन्हें मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया। लिस्ट में कई नाम थे, सभी नामों को पछाड़ते हुए चंद्रभान पासवान उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए। समाजवादी पार्टी की ओर से अब अजीत प्रसाद चुनावी रण में पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं पार्टी की तरफ से। तो वैसे में दोनों के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प बताया जा रहा है। चंद्रभान पासवान वर्सेस अजीत प्रसाद। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद नामांकन करेंगे। अजीत प्रसाद फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी, जिस पर होना है चुनाव। उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंद्रभान और अजीत प्रसाद के बीच में मुकाबला मिल्कीपुर सीट से। विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे और समझदेव तुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ लखनऊ से संकेत मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से हमारे साथ अलाउद्दीन है, अयोध्या से केबी शुक्ला है। तो हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी इनसे लेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ से संकेत से ले लेते हैं और जानकारी। देखिए, अब चंद्रभान पासवान वर्सेस अजीत प्रसाद, इन दोनों के बीच का मुकाबला काफी रोचक बताया जा रहा है। संकेत, इस समय आप जमीन की बेहतर हकीकत हमारे दर्शकों को बताएं कि दोनों के बीच का मुकाबला कितना दिलचस्प लग रहा है, हवा किस ओर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं जीत के। संकेत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जो लोकसभा की हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां मोर्चा संभाले हुए रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मंत्रियों की टीम भी वहां पर लगा रखी है। दूसरी तरफ संगठनक तैयारियों की बात अगर की जाए तो संगठन ने भी वहां पर अपने पदाधिकारियों को लगाकर एक चुनावी व्यूह तैयार कर लिया है। और सबसे जो खास बात रही वो प्रत्याशी चयन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी ने नए चेहरे का मौका दिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर से आते हैं चंद्रभान पासवान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत सदस्य और उनके घर में प्रधान खुद उनके पिताजी रहे। तो ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन किया और उसमें भी पासी समाज से प्रत्याशी बनाया। दरअसल पासी समाज का 55,000 वोट है। कुल अगर दलित समाज का वोट की बात की जाए तो वहां पर दलितों का 1 लाख से ऊपर वोट है, यानी कि लगभग 1.25 लाख के लगभग वोट है। उसमें भी 55,000 पासी है और समाजवादी पार्टी से भी पासी बिरादरी के ही प्रत्याशी हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सपा के ही दांव से सपा को पछाड़ने की रणनीति बनाई है और वहां पर पासी समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। 60,000 से ज्यादा वहां पर ब्राह्मण वोट बैंक है, 30,000 मुस्लिम वोट है। तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पर वोटों का जो समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण अगर हम समझें जिससे संकेत, तो देखिए दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई अब अयोध्या का बदला हम लोग लेने जा रहे हैं मिल्कीपुर से और यहां से बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बल्कि यहां समाजवादी पार्टी तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कि वो जीत चुकी है इस सीट को। लेकिन आज जो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं अजीत प्रसाद, इस पर हमारे सहयोगी इस समय समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर से अलाउद्दीन मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं जानकारी कि यहाँ हलचल कैसी मची हुई है। अजीत आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अलाउद्दीन, तो यहाँ इस समय ऑफिस के अंदर क्या हलचल है, कितने बजे तक वो नामांकन दाखिल करने जा सकते हैं और कौन कौन उनके साथ नामांकन दाखिल करने की इस प्रक्रिया में मौजूद रहने जा रहा है? अलाउद्दीन। देखिए, नामांकन की पूरी प्रक्रिया क्योंकि अयोध्या जिले में होनी है, तो ऐसे में तमाम जो पदाधिकारी है वो कल आए थे मुलाकात के लिए अखिलेश यादव से। उसमें खासतौर से जिला अध्यक्ष है वो मौजूद थे, पवन पांडे मौजूद थे। इसके अलावा अवधेश प्रसाद जिनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मौजूद थे। जो ऑफिशियल फॉर्म AB था, फॉर्म 7 था, वो उनको दिया जा चुका है। जो सबसे अहम और खास बात है वो इस बात पर है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया उसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि अदर OBC वोट किधर जाएगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि जीत किसके हाथ में आएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पासवान समाज यानी पासी समाज से ही प्रत्याशी दिया है, ऐसे में 2 चीजें बेहद अहम हो जाती है, अदर OBC का वोट और दूसरा
खास तौर से जो दलित वोट है वो किधर शिफ्ट करेगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये तमाम वोट बैंक किधर शिफ्ट करेंगे। लेकिन तमाम चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि मिल्कीपुर का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से अवधेश प्रसाद सांसद बने थे और लगातार वो मैन ऑफ द मैच की तरह अखिलेश यादव उनको अपने साथ लेकर के चलते रहे। आपने लोकसभा के दौरान लगातार देखा होगा कि उनका हाथ पकड़ पकड़ करके वो साथ चलते रहे और उसका एक सिंबॉलिक और सकारात्मक अपने पार्टी में मैसेज देने की कोशिश की। तो ऐसे में तमाम संदेशों और मैसेज के बीच का आखिरी जो इम्तिहान है वो इम्तिहान मिल्कीपुर में होने वाला है। इससे पहले बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर हो चुके हैं, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिससे तमाम उत्तर प्रदेश में न सिर्फ एक संदेश जाएगा बल्कि वास्तविक आईना निकल कर जो यहाँ मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, देखिए इसकी पूरी मॉनिटरिंग ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। एक एक अपडेट उनको दी जा रही है, बल्कि आप कहिए कि उन्होंने खुद ही इस सीट पर जीत का मोर्चा संभाला हुआ है। केबी शुक्ला भी मौजूद है अयोध्या से हमारे साथ लाइव, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। केबी शुक्ला, बीजेपी के पास यहाँ पर उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत सारी हैं। अब अगर ताजा उपलब्धि की बात करें तो जो भव्य आयोजन किया गया है महाकुंभ को लेकर, उसमें बीजेपी की तारीफ हो रही है। और अगर यहाँ पर हिंदुत्व की बात करते हैं तो सदी की सबसे बड़ी हार अयोध्या की हार कही गई थी, जिसके लिए बीजेपी अब कह रही है कि बदला लेने का समय आ गया है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से जीत और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हार देके। अयोध्या से क्या अपडेट है हमारे दर्शकों को, आप क्या बताना चाहेंगे यहां पर, किस तरह से आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का मुकाबला होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी वासी समाज के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव अजीत प्रसाद नहीं, ये चुनाव उनके पिता सांसद अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने जो तुरुप का एकता निकाला है वो निकाला है पासी समाज से ही। जो कैडर है इस समय ये जो जिला समिति का सदस्य भी हैं चंद्रभान पासवान, तो कुल मिला के कैडर को देखते हुए ठीक उसी तरह प्रत्याशी निकाला जिस तरह से सपा ने दिया, क्योंकि सपा के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र अजीत प्रसाद है। हालांकि उनको कोई राजनीतिक उनका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन पिता के जो है नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं। और इस समय जो है वो अभी लगभग 12 बजे यहाँ पर जो अपना नामांकन करेंगे। नामांकन आप देखती हैं, ये नामांकन के लगभग 12 बजे उनका नामांकन होगा। उनके साथ में पूर्व मंत्री पवन पांडे होंगे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव होंगे, जो कि सेन परिवार उनके साथ में आ गया है। तो कुल मिला के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता सपा के, वो यहाँ पर पहुंचकर लगभग 12 बजे नामांकन करेंगे। कुल मिला के अगर हम समीकरण की बात करें तो लगभग 55,000 पासी समाज का वोट है और 50,000 लगभग ब्राह्मण समाज का। तो वहां पर ब्राह्मण भी काफी निर्णायक भूमिका में रहा है। पहले भी जो चुनाव हुए हैं ब्राह्मण ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। तो कुल मिला के अदर बैकवर्ड्स और ब्राह्मण को भी देखना होगा कि जिस तरह से ब्राह्मण वहां लगभग 50,000 से अधिक ब्राह्मण का वोट है, तो ब्राह्मण भी कई चुनाव वहां निर्णायक रहा है। और ये ब्राह्मण समाज को साधना होगा कि बीजेपी ये मान चलती है कि ब्राह्मण बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये कांटे की टक्कर है। अब ये चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आज नामांकन भी दाखिल किए जाना है, जिस पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हम आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं इस बीच के नए कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे मनमोहन सिंह के पोस्टर, नए कांग्रेस भवन का नाम मनमोहन सिंह करने की मांग की जा रही है। दिल्ली से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ये कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है दफ्तर का नाम, और नए दफ्तर का नाम अब जो रखा गया उसको मनमोहन सिंह के नाम पर मनमोहन सिंह भवन नाम रखने की मांग की जा रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले अब ये पोस्टर्स जो लगे हुए हैं बाहर बाउंड्री वॉल पर, ये चर्चा का विषय बन गए हैं। कांग्रेस के अपने ही मांग कर रहे हैं अब कि इस दफ्तर का नाम मनमोहन सिंह भवन कर दिया जाए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती का आज 69वां जन्मदिन है। आज सुबह 11 बजे मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि अपने जन्मदिन पर एक किताब का विमोचन भी करने जा रही हैं, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा। किताब के 20वें भाग का विमोचन होना है। सीएम योगी ने मायावती को जन्मदिन की ढेरों बधाई दी है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी जन्मदिन की बधाई सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से दी है। लेकिन आपको बता देते हैं कि मायावती अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। हालांकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। साथ ही मिल्कीपुर सीट से जो उपचुनाव होना है उसके ऊपर भी अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर सकती हैं। बढ़ते हैं आगे, संभल की अपडेट आपको देते हैं, जहां पर 1978 के दंगे के एक पीड़ित परिवार को 46 साल के बाद न्याय मिला है। बलराम माली की
हत्या के बाद उनके परिजनों को अपना घर जमीन छोड़नी पड़ गई थी। अब योगी सरकार में उनकी जमीन वापस मिल गई है। जमीन पर स्कूल चल रहा था। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद शहबाज सिर्फ करीब 5000 वर्ग फीट भूमि का ही बेनामा दिखा सके। 46 साल बाद भूमि पर कब्जा मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। संभल में 29 मार्च 1978 को सांप्रदायिक दंगा भड़का था। कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। 100 से अधिक परिवार पलायन कर गए थे। बलराम की हत्या के बाद से उसके परिजन 20 अन्य परिवार भी यहाँ पर अपनी संपत्ति छोड़कर पलायन कर गए थे। अब देखिए, अब एक एक करके वो परिवार लौटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये पहला परिवार लौट गया है और इसको अपनी जमीन भी मिल गई है, क्योंकि सरकार का शुक्रिया अदा करता हुआ ये परिवार नजर आया। महाकुंभ की अब बात करेंगे। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक ही यहाँ पर जगह पर देश दुनिया के तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालु भी भारी संख्या में, करोड़ों की मात्रा में यहाँ पहुंचे हुए हैं। दुनिया की यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी आबादी आपको नजर आ जाएगी, जहाँ पर अलग अलग रंग देखने को आपको मिलेंगे और अलग अलग भक्त आपको देखने को मिलेंगे। ये भक्त हैं जो आप देख रहे हैं इस समय, जो कि भोपाल से साइकिल से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। करीब 1300 किलोमीटर का सफर इन्होंने साइकिल से पूरा किया है। साइकिल से पहुंचे ये श्रद्धालु न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू से बातचीत करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। कुंभ में तरह तरह के श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। कोई स्कूटर से, कोई जीप से, तो कोई साइकिल से। एक ऐसे ही श्रद्धालु हमारे सामने मौजूद हैं। आप देखिए, महाकुंभ साइकिल यात्रा भोपाल से प्रयागराज तक इन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा तय की है। रोहन वर्ल्ड एंजॉय लाइफ। महाराज जी, क्या शुभ? हर हर महादेव, हर हर गंगे। रोहन नाम है मेरा, रोहन भाई। तो मेरी यात्रा भोपाल से मैं शुरू किया था। मेरे मन में आया था कि जी महाकुंभ जो लग रहा है 144 वर्षों में लग रहा है। जैसे कि हम जानते हैं 6 वर्षों में अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में होता है। तो 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ लगता है। तो जो 144 वर्षों में यहाँ लग रहा है, ये विशेष था। और मेरे मन में हृदय थी, मेरी भावना थी, मन में था कि मैं जो साइकिल से यात्रा करूंगा। और उसके पीछे मेरी दो ही मकसद से साइकिल से यात्रा करने से, एक तो क्या कि पॉल्यूशन की जो समस्या हो रही भारत में, हम ही लोग उसको जनरेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कम से कम हम साइकिलिंग करेंगे तो एक तो पॉल्यूशन में कम करने में अपना योगदान देंगे, और दूसरा ये है कि हम साइकिल करूंगा तो मेरी फिटनेस जो है उससे अच्छी सुधार होता है और अच्छा होता है। मैं एक दिन साइकिल ऐसे चला रहा था सर्दियों में 9 बजे, तो मेरे को सर्दी बिल्कुल नहीं लगी। और इसी का परिणाम हुआ कि मैं रात की 11-12 बजे तक मैंने 2-3 दिन जो है साइकिल चलाई, क्योंकि मेरे को अंदर से गर्मी आ रही, लगी नहीं रही सर्दी। महाराज जी, तीसरा जो इसकी खास बात जो मेरे लिए है, वो मेरे हृदय से जुड़ी हुई है कि जब मैं साइकिल के पेडल पे अपना पैर लगाता था और उसमें जो ताकत लगाता था, तो हम हमेशा मेरे मन से, हृदय से मेरे ओम नमः शिवाय का जो जाप निकलता था, वो मेरे मन मस्तिष्क से होते हुए मेरे दिमाग और अंतरात्मा को जोड़ता था। तो ये जो मेरे भक्ति का भाव था माँ गंगे के प्रति। कितने दिन लग गए महाराज जी आपको भोपाल से यहाँ पहुँचने में? मेरे को 4 दिन पूरे लगे। मैं कल रात को आ चुका था यहाँ 10 बजे। तो मुझे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं कोई अराल घाट है उधर चला गया था। फिर एक मित्र है पहचान वाला, उसने मुझे बताया कि यहाँ संगम घाट में है ना, आप वहाँ हो जाइएगा आज। तो मैं फिर रात में होटल ढूंढा, तो बहुत महंगा ही था इधर। फिर मैं दूर तक गया थोड़ा सा, तो उधर मेरे को जो कम में मिल गया, रुका वहाँ पे। अब कैसा लग रहा है यहाँ? अब यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छी व्यवस्था है। ये खास बात है यहाँ की कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहीं कोई समस्या, हाँ, ये नदी के किनारे वो लगे रखे हैं पीले लंबे पुलिस लगी है बराबर, मतलब कोई हादसा होने की संभावना 0 कर दी है। देख सकते हैं कि ये वो भक्त हैं, जो वो श्रद्धालु हैं जो 1300 किलोमीटर की यात्रा इस साइकिल से तय करके आए। उनका ये कहना है कि जो हिट है वही फिट है। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। प्रयागराज की और अपडेट लेने के लिए हमारे साथ अमित गंजू लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ ऋतु ज्ञानवानी भी हैं। दोनों के पास चलेंगे, अपडेट लेंगे। अमित के पास चलते हैं। सबसे पहले अमित, अब देखिए यहाँ पर साधु संत तो अलग अलग रूप रंग में नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी अलग अलग रूप रंग में नजर आ रहे हैं। वो भी अपनी भक्ति अलग अलग तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने साइकिल वाले शख्स से बात करी, जो एक लंबी दूरी साइकिल से तय करके यहाँ प्रयागराज पहुंचा है। बहरहाल, आप सबसे पहले इस समय की अपडेट दीजिए कि कल में देखिए 3.5 लाख से ऊपर भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन आज भी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आज भी यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस समय की अपडेट्स क्या हैं, अमित आप दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कंचन जी, आस्था का ये एक
देखा जाए तो सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। अगर बात की जाए करोड़ों की संख्या में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई और ये बिना किसी ब्रेक के जारी है, जहां एक और रात में 1 बजे तक 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ त्रिवेणी घाट पर थे, तो वहीं सुबह 3:30-4 बजे से फिर सिलसिला। देखिए मैं, जबकि वीआईपी घाट है, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, देखिए श्रद्धालु अभी एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सोनू से तरफ पैन करके दिखाइए, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, यहाँ भक्त नाव पर बैठ के उस दूसरे छोर पर या संगम के इस छोर पर या अविरकल छोर पर या दैनिक किले के छोर पर, ऐसे हर जगह भक्तों की एक संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिलती है। उसी तरह साधु संतों ने जहां एक और कल शाही स्नान कर दिया, पहला तो या अमृत स्नान कहा जाए कर दिया, तो उसके बाद से रात में 1 घंटे के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर हुआ, मगर उसके बाद से भी ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल अमित, और अगर ब्रेक की बात करते हैं, देखिए ब्रेक तो आस्था के इस मेले में नहीं लगेगा। अगले महीने फरवरी में महाशिवरात्रि के मौके के बाद आप कहिए कि ब्रेक लग जाएगा, तब तक तो आस्था के इस तरह के रंग यहां से निकलते हुए नजर आएंगे। ऋतु से ले लेते हैं जल्दी से अपडेट्स। ऋतु, आप महाकुंभ के किस इस समय जगह पर खड़ी हुई हैं और अपने आसपास किस तरह की रौनक आज देख रही हैं? जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऋतु, वाकई तीसरा दिन है महाकुंभ का और श्रद्धालुओं का जमावड़ा आप देख रहे हैं, सैलाब आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि अल सुबह से ही यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों का बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। कई सारे इंतजामात भी हैं, इंतजामातों का जिक्र करेंगे, पर पहले आप तस्वीर देखिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्साह से लबरेज है और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब गंगा मैया के तट पर पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें कंचन, तो व्यवस्थाएं भी पर्याप्त हैं। सभी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बिल्कुल 144 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है ऋतु कि 12 साल के बाद यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे दर्शकों तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अगले सप्ताह होने वाली है कैबिनेट की बैठक। 20 या फिर 21 जनवरी को हो सकती है बैठक, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है और प्रयागराज में नई हवाई पट्टी बनी है। प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स की संख्या डबल कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग यहां हवाई मार्ग से भी कुंभ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। की धरती पर महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। खास तौर पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग में तैयारियां ये की गई हैं। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, जो कि 2019 में बना था, उसके टर्मिनल की संख्या बढ़ाई गई है। एक नया टर्मिनल बनाया गया है और फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यात्री भी ज्यादा आ रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है, 4000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर पौष पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं और 34 फ्लाइटें आई हैं, जबकि इसके पहले रविवार को 29 फ्लाइटों के जरिए 3866 यात्री यहां पर पहुंचे थे, जबकि आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहां पर पहुंचते थे और इसके आधे करीब फ्लाइटों की संख्या होती थी। यानी कि एक नया टर्मिनल बनने से इसकी क्षमता में कई गुना तक वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ इस बार ये भी माना जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि तमाम देशी और विदेशी जो वीवीआईपी मेहमान हैं, वो भी हवाई मार्ग से प्रयागराज महाकुंभ आ सकते हैं। इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा और अन्य कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि इन प्राइवेट जेट से कौन कौन से देशी और विदेशी वीवीआईपी मेहमान यहां पर आने वाले हैं। फिलहाल प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अब यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ तक एक विशेष कॉरिडोर भी बना दिया है। सूबेदारगंज का फ्लाईओवर शुरू हो जाने से वो दिक्कतें भी दूर हो गई हैं और आसानी से और कम समय में अब श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।